गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैसा कि लास्ट टाइम पढ़े थे कूलाम का नियम का सदिश रूप। पहले कूलाम के नियम की सहायता से हमने बल ज्ञात किया था, उसके पश्चात हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज अगला टॉपिक पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। उसी में जब हमने बल ज्ञात कर लिया था, फिर बलों का सदिश रूप देखा था, तो उसके बाद का अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब है कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उनके पास एक बच्चा है, उसके लिए उनके मन में प्यार है तो वो कुछ होगा। फिर कोई दूसरा बच्चा उनके होता है उससे छोटा, तो अब वो उस बच्चे के लिए जो पहले बड़े वाले बच्चे के लिए जो प्यार था वो उतना ही है, छोटे बच्चे के कारण एक नया प्यार जनरेट हुआ। तो वो जो उनके माँ बाप द्वारा प्यार था, अब ये नहीं है कि उसके कारण एक के कारण घट गया, एक के कारण बढ़ गया, वो दोनों के कारण है। इसी तरह से कुछ अध्यारोपण का सिद्धांत है, परंतु यहां थोड़ा सदिश रूप है। सदिश रूप में उन सबका सदिश योग होगा। जैसे कोई भी आवेश लेते हैं, अब हम आवेश की बात करें, जैसे वहां पे बच्चे की बात थी, माँ बाप के द्वारा बच्चे को किया गया प्रेम, वैसे ही प्रेम भी एक बल ही है। तो उसी प्रकार से इस वैद्युत बल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वैद्युत बल में जैसे कि ये कोई आवेश है मान लीजिए, और यहां ढेर सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 कुछ कहीं मान लीजिए Q3 और डॉट 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 ढेर सारे, फिर यहां पे हम कुछ QN मान लेते हैं। तो यहां पे कुछ Q0 आवेश रखा है मान लो, और इस Q0 आवेश पर हम बल ज्ञात करना चाहते हैं। तो जो Q0 आवेश पर लगने वाला बल है, इसके कारण जितना बल लगेगा, इसके कारण जितना बल लगेगा, इस आवेश के कारण जितना बल लगेगा, इस आवेश के कारण जितना बल लगेगा, उन सभी बलों का सदिश योग होगा। अर्थात किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण बल का मान प्रभावित नहीं होता। जैसे इसने Q1 ने इस पे कुछ बल लगाया होगा तो वो उतना ही रहेगा अगर ये Q2 भी आ गया तो। अब Q2 इस पे कितना लगाएगा, ये इस बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अप्रभावित है कि Q1 ने इस पर कितना लगाया। Q1 अपना बल लगाएगा, Q2 एक नया बल लगाएगा इसके ऊपर, Q3 इस पर एक नया बल लगाएगा। इसी प्रकार बहुत ढेर सारे आवेश अगर त्रिविमीय निर्देश तंत्र में रखे हो तो ऐसे ही Qn भी एक नया प्रकार का बल लगाएगा। ये इन दोनों के बीच लगने वाला बल इस आवेश के कारण लगने वाले बल के कारण प्रभावित नहीं होगा। अर्थात ये एक बल जितना लगेगा, वो दूसरे के कारण प्रभावित नहीं होगा। जैसे कि अब समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए कि अब इसको हमने निर्देश तंत्र में बनाया है, तो Q1 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, अगर हम सदिश रूप में इसे दिखाना चाहें तो। ऐसे ही Q2 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, Q3 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही Qn आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। अगर इसको Q0 का भी आप मानना चाहें तो Q0 का भी मान ले मूल बिंदु के सापेक्ष R0 वेक्टर। अब देखिए, अगर Q1 इस पर बल लगाए मान लीजिए, तो ये Q1 ने इस पे बल लगाया होगा, तो देखिए कितना बल लगाया होगा। हमने बल को लिखने का एक तरीका पढ़ा था, अगर आपको याद हो। जैसे इस नॉट पर लगाया है 1 ने बल, तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1, ये इसके बल को हमने प्रदर्शित कर दिया। जगह की कमी के कारण थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1। ऐसे ही Q2 ने इस पे लगाया होगा, तो इस बल को हम लिखेंगे फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2। ऐसे ही ये Q3 बल इस पे लगाएगा, तो इसके कारण हमने इस पे बल लिखा फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 3।
ऐसे ही ये Qnवा बल लगेगा इस पे, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू N। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसको मैं स्मूथली बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। थोड़ा सा डायग्राम को और एक्सप्लोर कर देते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये Q0 बल आवेश रखा है, ये कोई Q1 आवेश है, तो Q1 ने इस पे जो बल लगाया होगा वो F01 होगा, और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। Q2 मान लीजिए कहीं है यहां पे, Q2 आवेश है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और इसने इस पे बल लगाया होगा F02। कैसे पढ़ोगे बेटा इसको? 2 के द्वारा नॉट पर लगाया गया बल। ऐसे ही यहां पे कोई मान लीजिए Q3 यहां पे रख लीजिए आप, Q3 आवेश है, तो Q3 ने इस पे लगाया होगा, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है R3, और Q3 ने इस पे बल लगाया होगा F03। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कि ये Rn वेक्टर है और ये आवेश है Qn, तो इसके द्वारा Q0 पर लगाया गया बल होगा F0n। ओके, अब थोड़ा सा डायग्राम में क्लियरिटी है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो Q0 पर लगने वाला परिणामी बल होगा F परिणामी, F नेट भी लिख सकते हो, F परिणामी भी लिख सकते हो, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। Q0 पर जितने भी बल लग रहे हैं, Q1 के कारण लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है, Q3 के कारण, Q4 के कारण, डॉट 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 Qn के कारण, तो सभी का सदिश योग होगा। तो F01 F02 डॉट 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 F0n। तो ये किस पर देख रहे हैं बेटा? Q0 पर लगने वाला परिणामी बल। तो अब इसकी परिभाषा यहां से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे इसको डिराइव कर देते हैं। तो इस पर हम बल देखना चाहते हैं, Q0 पर बल देखना चाहते हैं, तो किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, ध्यान दीजिएगा, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ओके, किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उस स्थिर आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। फिर इसका डेरिवेशन से पहले थोड़ी सी आप भाषा जरूर लिखा करें, अगर आपको बोर्ड में नंबर गेन करना है तो। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए भाषा क्या लिखेंगे, माना कोई निर्देश तंत्र है जिसमें Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 आवेश रखे हैं, इनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 R1 Rn है। माना किसी Q0 आवेश पर बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो लगने वाला परिणामी बल ये हो गया। अब इसको लिखना चाहते हैं हम लोग। अब बेटा देखो, बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब इसको अगर हम सदिश रूप में दूरियां लिखना चाहते हैं, तो Q0 से Q1 के बीच की दूरी को R01 से लिख दिया। ध्यान देना, ये Q1 से Q0 के बीच की दूरी। इसी तरह से बोलो Q2 से Q0 के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? Q2 से Q0 के बीच की दूरी सोचो, Q2 से Q0 के बीच की दूरी होगी R02। ऐसे ही Q3 से Q0 के बीच की दूरी R03।
ये सभी दूरियों को हमने सदिश रूप में लिख दिया। इसी तरह से इस दूरी को r नॉट n लिख दिया। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी शायद। अब इसको देखिए, सिर्फ आप जब इस बल को लिखें F नॉट 1, तो इन्हीं दोनों आवेशों को देखें तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R नॉट 1 का परिमाण, चाहे R नॉट अभी सदिश रूप में स्क्वायर, R नॉट 1 का कैप, एकांक सदिश रूप में लिखना है। इसी तरह से 1/4πε0 Q2 F नॉट 2 लिखना है। F नॉट 2 Q2 और Q नॉट, Q2 Q नॉट अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर, R नॉट 2 का कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे लिख सकते हो ऐसे, nवें के लिए Qn के लिए 1/4πε0 Qn Q नॉट अपॉन R नॉट n का स्क्वायर, R नॉट n का कैप। ये सभी बल हो गए। अब हम जानते हैं एकांक सदिश की परिभाषा से, एकांक सदिश होता है R कैप बराबर R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का परिमाण। तो वो डेफिनेशन यहां अप्लाई कर दीजिए। तो इसी को आगे लाइन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए आप, सबके पास है। तो Q1 Q2 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर, R नॉट 1 वेक्टर अपॉन R नॉट 1 का परिमाण, ये पहला हो गया। फिर इसी तरह से Q2 के कारण लिख दीजिए Q2 Q नॉट अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर और R नॉट 2 का कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, Qn Q नॉट अपॉन R नॉट n का स्क्वायर, R नॉट n वेक्टर अपॉन R नॉट n वेक्टर का परिमाण। इसको भी इसी फॉर्म में लिख दीजिए, वेक्टर R नॉट n 2 वेक्टर का परिमाण। अब ये देखिए स्क्वायर नंबर है और ये मॉडुलस है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो 1/4πε0 Q1 Q2 R नॉट 1 का स्क्वायर, R नॉट 1 का परिमाण, तो R नॉट 1 का क्यूब हो गया, R नॉट 1 का परिमाण का क्यूब, R नॉट 1 वेक्टर प्लस Q2, ये Q नॉट है बेटा, Q1 Q2 नहीं, Q1 Q नॉट शुरू में ही भी इलस्ट्रेट हुई है। Q1 Q नॉट, Q1 Q नॉट, Q2 Q नॉट अपॉन R नॉट 2 का परिमाण का क्यूब, R नॉट 2 वेक्टर प्लस डॉट 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 Qn Q नॉट अपॉन R नॉट n का क्यूब, R नॉट n का वेक्टर। अब ये हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा इसको, इतना जैसे लंबा है, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आपको याद होगा सिग्मा का यूज करते हैं हम लोग। तो इसको देखिएगा और थोड़ा सा कम करने के लिए 1/4πε0। ये स्टेप अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर से समझ लीजिएगा कि ये क्यूब कैसे हुआ। ये स्क्वायर नंबर के पास कोई चिन्ह नहीं होता। वो अगर आप निगेटिव में भी -2 का स्क्वायर रखेंगे तो +4 हो जाएगा, और +2 का स्क्वायर भी +4 है। तो स्क्वायर नंबर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो उनका गुणा कर दीजिए, वो भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब गुणा किए क्यूब तो आया, लेकिन उसको हमने परिमाण के साथ लिख दिया क्योंकि वहां पे ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब इसको देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा हम इतने बड़े डेरिवेशन को, इतने बड़े फॉर्मूले को हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं। तो इसको छोटा करने का तरीका सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, कैसे बोलेंगे बेटा? सिग्मा आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब देखो Q नॉट तो सब में कॉमन है, तो Q नॉट को बाहर ले लीजिए। ओके,
अब यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Qn डॉट डॉट डॉट, तो Q I लिख दो इसको, I की वैल्यू 1 रखो। देखो I की वैल्यू 1 से लेके n तक है, 1 2 3 4 5, तो I की वैल्यू 1 रखो Q1, I की वैल्यू 2 रखो Q2, I की वैल्यू 3 रखो Q3, I की वैल्यू n रखो Qn। तो I का जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे आपको ये Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद नीचे वाला नंबर देखिए, नॉट 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 तो सब में है, तो नॉट यहां लिख दिया, लेकिन यहां 1 2 3 डॉट 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 n है, तो यहां I लिख दिया। अब I का मान 1 रखो, तो देखो ये पहला टर्म मिल गया, 2 रखोगे ये दूसरा टर्म, ऐसे n रखोगे तो ये nवां टर्म मिल जाएगा। तो इसका क्यूब कर दीजिए और r नॉट I का वेक्टर लिख दीजिए। तो ये F नेट का फॉर्मूला मिल चुका है आपको, ये F नेट का फॉर्मूला मिल चुका है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, एक बार आप इसको कॉपी में उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा सा नोट समझते हैं, ध्यान रखने योग्य तो एक बात है छोटी छोटी, जैसे न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आपको बहुत फायदा करेगा कि साम्यावस्था में कोई भी आवेश कब होगा, जैसे कोई भी निकाय साम्यावस्था में कब होगा। तो अगर दो आवेश जो किनारे पर हैं, इन दोनों आवेशों को हम समान प्रकृति का लें, समान प्रकृति बोले तो अगर धनात्मक है तो धनात्मक, ये प्लस क्यू होना चाहिए, ये प्लस क्यू। समान प्रकृति के दो आवेश अगर दोनों किनारों पर हों और इनको मिलाने वाली रेखा पर कहीं भी इसके विपरीत प्रकृति का अगर कोई तीसरा आवेश रखा जाए, मान लो ये Q1 था, ये Q2 था, तो इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में, उस लाइन को मिलाने वाली रेखा के मध्य कहीं भी, ऐसा नहीं कि बीचों बीच में, वो बीचों बीच में कब होता जब ये दोनों आवेश बराबर होते, तो आवेश बराबर नहीं है तो इनके मध्य मिलाने वाली रेखा पर कहीं भी अगर कोई तीसरा आवेश हो विपरीत प्रकृति का, अगर ये दोनों पॉजिटिव लिए हो तो ये निगेटिव, अगर ये दोनों निगेटिव लिए हैं तो ये पॉजिटिव। समझने की कोशिश करिए, ये दोनों समान प्रकृति के होने चाहिए और ये विपरीत प्रकृति का। समान प्रकृति मतलब प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा, विपरीत प्रकृति का मतलब अगर ये दोनों प्लस है तो बीच वाला माइनस, ये दोनों माइनस है तो बीच वाला प्लस। अगर निकाय को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे तो निकाय हमेशा साम्यावस्था में होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साम्यावस्था में कैसे होगा, अब इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो किसी ना किसी स्थिति में ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो निकाय क्या हो जाएगा, साम्यावस्था में। जब पूरे निकाय पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, नेट फोर्स शून्य हो, तो निकाय साम्यावस्था में कहलाएगा। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद अगर इसको समझ चुके हैं तो नोट नंबर 2 समझते हैं कि जैसे कई बार आपको ये कंफ्यूजन होगी कि आवेशों का मान कई बार हम चिन्ह सहित ले लेते हैं और कई बार हम बिना चिन्ह के लेते हैं। तो जब आवेशों का मान आप चिन्ह सहित लेके और फॉर्मूले में किसी भी वैल्यू में रखेंगे, तो जब आवेशों का मान आप चिन्ह सहित लेते हैं तो वो बल का परिमाण तो बताएगा ही, उसके साथ साथ दिशा का भी बोध कराएगा। लेकिन अगर सिर्फ आवेश दिया गया है और उसका आप चिन्ह रखते हैं तो वो बल का सिर्फ परिमाण बताएगा, दिशा की वो कोई जानकारी नहीं देगा। तो ये कंफ्यूज कतई ना होइए, ये बहुत कंफ्यूजन का पॉइंट होता है कि सर आपने कई बार यहाँ चिन्ह ले लिया है, अभी आपकी मर्जी है तो यहाँ पे अपने आपने चिन्ह सहित मान रख दिया है, और कभी आपको ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे बिना चिन्ह के मान रख देते हैं। सर अभी इसमें तो आपने चिन्ह ही नहीं लिया, तो चिन्ह लेना और नहीं लेना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसमें परिमाण ही ज्ञात करना चाहते हैं कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात करना चाहते हैं। तो यदि आवेशों का मान चिन्ह सहित लेते हैं तो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होगा, और अगर सिर्फ आवेश का मान बिना चिन्ह के लेते हैं तो सिर्फ परिमाण की जानकारी मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये पोर्शन खत्म होता है, अब यहां से एक नया पोर्शन स्टार्ट होता है, इसी में वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र, जैसे क्षेत्र तो आपने बहुत सुना होगा कि हमारे क्षेत्र में आना ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा आपने बहुत सुना होगा कि सबका अपना क्षेत्र होता है। कि मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो हमने कहा कि हमारी किसी से लड़ाई होगी तो हमने कहा हमारे क्षेत्र में आना। तो वो क्षेत्र क्या होता है, तो इसको समझने के लिए समझिए एक छोटा सा स्टोरी। मान लीजिए कोई लड़का है, किसी दूसरे लड़के से उसकी लड़ाई हो गई, उसने कहा कि मेरे क्षेत्र में आना। अब वो लड़का उसके क्षेत्र में जाता है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा आता है, तो अगर वो ताकतवर है, मैंने अपने आदमियों को बिखेर रखा है दूर तक कि तुम यहां जाओ तुम वहां जाओ, कोई भी ऐसा आदमी आता दिखेगा तो वहीं पीट देना अगर मेरी चलती है तो दूसरा लड़का आते ही पिट गया दूर ही। अगर वो ताकतवर है तो 2-4-10 लोगों को पीटता हुआ चला आया। तो हमको ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, उस लड़के को एग्जैक्ट आइडिया, वो तो जैसे उसको क्या लगेगा कि पता नहीं इसके आदमी थे कि ऐसे ही फर्जी आदमी थे, तो वो पीटते हुए चला आया। तो उसको रियलिटी में रोकने वाला हो सकता है 2-3, मेरे से 2-3 स्टेप आगे जो बच्चे बैठे हो वही उसको रोके मारपीट करते समय। तो उसको लगेगा कि यहां से इसके आदमी शुरू हैं, इसने यहां तक अपने आदमियों को बिठा रखा है। तो इसका मतलब है उसको सही उतना नहीं सही अनुभव हो पाएगा। और अगर वो दूसरा आने वाला जो आ रहा है हमसे मारपीट करने, वो एकदम कमजोर है, सोचो एकदम मरेल्ला सा, तो वो जैसे हमने मान लो कि अपने इस लाइन में 20 लोगों को बिठा रखा है, तो जैसे वो उस लास्ट वाले 20वें के पास पहुंचेगा वही उसको पीट पाट देगा। तो 19वें के पास आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो उसको सही बल का अनुभव हो गया कि इसके 20 आदमी यहां तक बिखरे हुए हैं। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, आने वाला व्यक्ति, अगर वो बहुत ही कम औकात का है, मतलब उसकी ताकत बहुत कम है, मरिल्ला सा है, तो उसको सही अनुभव हो जाएगा। और अगर वो ताकतवर है तो उसको दूसरे के बल का सही अनुभव लेट में हो पाएगा, या वो सही जानकारी नहीं दे पाएगा कि ये कहां तक इसके आदमी बिखरे हुए हैं। जैसे मान लो ये मैं हूं, मैंने यहां ढेर सारे आदमी बिठा रखे। अब ये कोई आदमी आता है बलशाली, ये इसको तो मतलब पता नहीं, इसको लगेगा कि इसी का आदमी है कि ये फर्जी आदमी उड़ाता हुआ चला है, यहां पे रुका, तब उसको लगेगा कि इसने यहां तक आदमी बिठा रखे हैं। लेकिन अगर ये मरिल्ला सा होता, सोचो एकदम मरिल्ला सा, ऐसे मुश्किल से आता, तो ये जैसे ही यहां आता इसको पिट पड़ जाता, यही पिटता, तो इसको तुरंत पता चलता अरे इसके आदमी यहां तक बिखरे हुए हैं, तो यहीं से उसको सही बल का अनुभव हो जाता। तो पहली बात है वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। मान लो ये कोई आवेश है, जैसे ये कोई आवेश है और ये कोई Q0 आवेश है, मरिल्ला सा आवेश, और ये कोई आवेश है, तो ये अपने चारों तरफ, ये थोड़ी है कि इसी एक डायरेक्शन में, उसको क्या पता किधर से आएगा दूसरा वाला, तो ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र है, इसने अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रखा है। ये दूसरा वाला आवेश आता है, तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां रखा कोई अन्य आवेश, मान लो यहां तक आ गया ये, तो बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां रखा कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका? उस स्थिर आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसको क्रिस्टल क्लियर फिर से समझिए, किसी भी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य स्थिर आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस स्थिर आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर वैद्युत क्षेत्र समझ चुके हैं तो अब दूसरा समझते हैं परीक्षण आवेश। ये भी जानना जरूरी है अगर वैद्युत क्षेत्र को आप समझना चाहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र समझने के लिए अब इस आवेश का नाम क्या है, इस आवेश का नाम क्या है, ये दोनों जानिए। तो इस आवेश का नाम है स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, और इस आवेश का नाम है परीक्षण आवेश। तो इनकी परिभाषा समझते हैं। स्रोत आवेश कौन सा आवेश होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह आवेश जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। वह आवेश जो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है।
तो ये हो गया स्रोत आवेश। ये दो प्रकृति का हो सकता है, धनात्मक स्रोत आवेश और ऋणात्मक स्रोत आवेश। अब बात आती है परीक्षण आवेश की। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह आवेश जो अन्य आवेश के कारण वैद्युत बल का अनुभव करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह न्यूनतम आवेश या वह अल्पतम आवेश जो वैद्युत बल का अनुभव करता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। अब परीक्षण आवेश का मान प्रायः अति अल्प लेते हैं। रीजन क्या है अति अल्प का? अभी हमने स्टोरी से ही आपको बताया कि अगर इसका मान अति अल्प होगा तो ये सही बल का अनुभव बता पाएगा कि इसने यहां तक वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा है। अगर ये ताकतवर हुआ तो ये कुछ अपनी ताकत से इसके बल को निरस्त कर देगा, तो इसके सही बल का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो वैद्युत वो जो परीक्षण आवेश होता है प्रायः बहुत अल्प मान का लेते हैं। तो ये जनरली धनात्मक होता है और इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, बस शून्य से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे अब इसका मान धनात्मक ही लेते हैं, प्रायः ऋणात्मक नहीं लेते हैं। इसको भी समझ लीजिए कि प्रायः धनात्मक क्यों लेते हैं। इसका मान प्रायः धनात्मक इसलिए लेते हैं कि धनावेश कब आता है, कोई न्यूनतम आवेश ले लीजिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकाल दीजिए, तो सबसे छोटा आवेश क्या हो सकता है? धनात्मक। अगर ऋणात्मक की बात करोगे तो उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो द्रव्यमान बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश बढ़ गया, तो इसके कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हम चाहते हैं कि आवेश न्यूनतम हो, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी भी परमाणु से, अगर हमने परमाणु भी कौन सा लेते हैं जनरली, हाइड्रोजन का, न्यूनतम वही हुआ, अब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इससे छोटा आवेश इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है अभी तक रिसर्च से। तो अब उस आवेश को हम लेते हैं तो उसी को हम परीक्षण आवेश कह देते हैं। तो यहां पे ये बात दोनों समझने योग्य थी कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं और स्रोत आवेश किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब आगे आप आगे पढ़िए। स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश आप समझ चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो 1 मिनट आप समझने की कोशिश करिएगा। तीव्रता भी एक बल है, तीव्रता भी एक बल है, बस जब एकांक आवेश पर। अब अच्छा, जो परीक्षण आवेश था अति अल्प मान का लिए, तो इस न्यूनतम मान को हम एकांक आवेश कहते हैं। तो किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र देखिए, फिर से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जनरली ई से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक आवेश, मान लीजिए Q0 को हमने एकांक मान लिया, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर इसका Q0 का मान 1 है तो F ही तो E है। मतलब आज के बाद दिमाग में रखिएगा कि ये बल ही है, बस वो एकांक आवेश पर लगा इसलिए हमने उसको तीव्रता कह दिया। वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। ये कोई भी दो आवेश था, Q1 Q2, कोई भी दो आवेश था, तो इनके मध्य जो बल लगा वो वैद्युत बल था। और अगर ये दूसरा वाला आवेश अति अल्प ले लो Q0, तो अब इसी आवेश पर ये फिर से तो बल लगाएगा, पहले भी ये बल लगा रहा था, अभी भी लगाएगा। तो इस अति अल्प आवेश पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता क्या है बेटा? बल ही है, ये ध्यान देने योग्य बात है।
तीव्रता क्या है? एक बल ही है, बस वो एकांक आवेश पर लगेगा। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, परिभाषा बड़ी सिंपल है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब Q नॉट का मान बहुत अल्प लेते हैं, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड और स्टाइलिश इस फॉर्मूले को लिखते हैं, लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं है Q नॉट जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो नहीं है, तो लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो F अपॉन Q नॉट, ये फॉर्मूला है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फॉर्मूला जनरेट हो गया कि E इक्वल्स लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू जीरो F अपॉन Q नॉट। यहां पे Q नॉट जीरो ना होके बस Q नॉट शून्य की ओर अग्रसर है, एग्जैक्ट शून्य नहीं है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, Q नॉट टेंडिंग टू जीरो या कहते हो शून्य की ओर अग्रसर है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक और विमा बड़ा सिंपल है। आप मात्रक निकालना चाहें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और Q नॉट आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, एक फॉर्मूला। ऐसे ही विमा आप देख सकते हैं, तो बल की विमा होती है mLT-2 और आवेश का मात्रक होता है Q का AT। तो इसकी विमा आप निकाल सकते हो। तो देखो mLT ऊपर जाएगा तो -1 पावर लेके जाएगा, यहां +1 है इसके ऊपर, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो T-3A-1। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमा आपको पता चल गया। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखना है कि यहां पे आपने एक बिंदु आवेश ले लिया। मान लीजिए हम प्लस कैपिटल Q लेते हैं, कैपिटल Q लिया है, प्लस कैपिटल Q लिया है। अब इसने अपने चारों ओर ऐसे वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रखा होगा चारों तरफ। अब हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार आप यूज करेंगे। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब तक ये बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, तो इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। इसको 10 बार बोलिए कम से कम। आप क्या बोला हमने? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। रीजन, वही तो बल का अनुभव करेगा। मान लीजिए यहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ये अपने चारों वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा ना, तो इसकी तीव्रता माने ताकत यहां कितनी है। जैसे यहां आप जानते हो ये बहुत जोर का धक्का मारेगा, यहां थोड़ा कम, यहां थोड़ा कम, यहां थोड़ा कम, यहां थोड़ा कम। तो किस बिंदु पर कितना कम या कितना ज्यादा, ये तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लो इस बिंदु पर हम जानना चाहते हैं कि कितनी तीव्रता है, कितनी पावर यहां पे इसके पास है, कितनी तीव्रता है। तो यहां पर आप तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहां पर आप परीक्षण आवेश रख दीजिए। कौन सा परीक्षण आवेश? वही Q नॉट जो हमने कहा था, अति अल्प मान का परीक्षण आवेश लेते हैं। मान लीजिए किसी को नहीं मजा आया, नहीं इधर नहीं, अपन को तो इधर लेना है, तो यहां परीक्षण आवेश रख दीजिए Q नॉट। अगर यहां नहीं, आपने कहा कि नहीं हम यहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं इस आवेश के कारण, तो यहां Q नॉट परीक्षण आवेश रख दीजिए। मतलब जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, उसी बिंदु पर आप एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देंगे। ऋणावेशित जनरली लेते नहीं है, रीजन हमने बता दिया है। तो फिर से देखिए, इस बिंदु पर मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो Q नॉट, और ये Q नॉट की वैल्यू कितनी है? टेंडिंग टू 1, मतलब एकांक धनावेशित है। अब इस Q नॉट में इस पर जो बल लगाया होगा वो क्या होगा बेटा? F नॉट किसने लगाया? Q ने। इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन आप याद करो, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही तो तीव्रता कहते हैं।
तो इसीलिए हमने ई से प्रदर्शित कर दिया। अच्छा, ये इधर ही क्यों है? ये प्लस है, इसलिए इस प्लस एकांक धनावेशित है तो प्लस को धक्का मारेगा। अगर ये माइनस क्यू लिया होता तो इसने ऐसे खींचा होता इसको, तो ये जो तीव्रता हमने इधर दिखाई है उसकी दिशा इधर होती। अभी हमने तीव्रता पॉजिटिव के कारण लेनी है तो इधर लिया है। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ आर है। क्या है बेटा? आर। तो इसको सिंपली अगर हम नए डायग्राम से शो करना चाहें, ये तो सिर्फ समझाने का डायग्राम था कि ये कोई क्यू आवेश है, उससे स्मॉल आर दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये कोई ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है और किसी पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां आप महसूस करिए, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रखा है लेकिन हम उसको शो नहीं कर रहे हैं यहां पे क्यू, क्योंकि उसका मान 1 है। तो यहां पे जो बल लगेगा उसको हमने प्रदर्शित कर दिया ई नॉट, या ई से प्रदर्शित कर दो सिंपली। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप आगे बढ़िए, फॉर्मूला लगाइए। पहले बल का फॉर्मूला इन दोनों आवेश के कारण, यहां पे आप देखिए क्यू नॉट रखा है, तो इन दोनों आवेश के कारण लगने वाला बल आप लिख दीजिए 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का स्क्वायर, और अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो इधर का कैप लगा दिया आपने। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक, अब हम अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अभी पढ़ा है E = F अपॉन क्यू नॉट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सदिश रूप में, तो F वेक्टर इक्वल्स क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अच्छा, दोनों समीकरण आप देखिए, दोनों ही बल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो इन दोनों को समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट ई वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ई का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अगर और एक्सप्लोर करना चाहें तो 1/4πε0 क्यू, आर कैप को लिख दीजिए आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का परिमाण। तो ई का फॉर्मूला सदिश रूप में हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का परिमाण का क्यूब आर वेक्टर। अब इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा नए स्टाइल से ध्यान रखने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, फॉर्मूला ई का क्या आया है 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू इस फॉर्मूले को ऐसे ध्यान रखिए, इक्वल, बहुत बार काम आएगा बेटा, इसलिए इसको ऐसे ही ध्यान रखना जैसे हम कह रहे हैं, याद करने की कोशिश करना इसको फिर से। जैसे के क्या है 1/4πε0 की वैल्यू के इंटू, अच्छा ये कौन सा आवेश आया है? कैपिटल क्यू, यहां पे ये आया है, ये आया है, कौन सा आया बेटा? ये वाला। तो ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश है कि स्रोत आवेश है? बोलो। तो ये स्रोत आवेश है, तो इसको ऐसे याद रखना, के इंटू स्रोत आवेश, के इंटू स्रोत आवेश बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए आर वही दूरी तो है, तो कैसे याद करेंगे? स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
का स्क्वायर, ऐसे याद करना। अब तुमको लग रहा होगा कि ये फर्जी बकवास है, इसका इतना सिंपल फॉर्मूला हमने डिराइव किया है और सर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो बेटा ये कॉम्प्लिकेशन आपको बहुत मजा देने वाला है जब आप इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को, अपन लोग हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लर्न कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को तो आप लर्न कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप इस फॉर्मूले को जरूर याद करें, क्योंकि जब आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे ना, तो जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला बोलना, तब आपको कभी इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी कौन सी ले, कौन सी ना ले, ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को बेटा पक्का इसी फॉर्म में याद करो। ये तो आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठाने के लिए कि न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करेंगे या कभी भी वैद्युत क्षेत्र में कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा हम लोग एकदम थंब रूल पे जाएंगे, K इंटू स्रोत आवेश बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है का वर्ग। फिर से K इंटू स्रोत आवेश बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है का वर्ग। तो ये हो गया बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसमें छोटे छोटे ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ हमने बहुत बार चर्चा करी है 11th में, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूला एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद देखिएगा ग्राफ। देखिए जैसे हमारा फॉर्मूला आया है E इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से दिख रहा है E व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम कहें कि E और R में आप ग्राफ बनाइए, तो ये व्युत्क्रम का हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको याद होगा, समकोणीय हाइपरबोला का ग्राफ बनाते हैं, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे देते हैं E और 1/r स्क्वायर में ही आप ग्राफ बना दें, तब आपका ये ग्राफ स्ट्रेट आ जाएगा। ये हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इस टाइप का हमने 11th में पूरा एक चैप्टर ही पढ़ रखा है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ग्राफ ऐसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। थोड़ा सा एक पॉइंट नोट का ध्यान रख लें कि अगर ये प्लस क्यू था और P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी। अगर ये A पॉइंट था, ये P पॉइंट था, तो दिशा ऐसे कह सकते हो कि E की दिशा AP की ओर थी। सदिश राशि है तो ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन समझना बहुत आवश्यक है। तो अब इसके बाद समझने की कोशिश करिए। अगर ये माइनस क्यू आवेश होता बेटा, अगर ये माइनस क्यू आवेश होता, तो ये सोचो यहां पे आप महसूस करो, यहां कौन रखा है, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश। क्या रखा है बेटा, एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश। तो इस माइनस क्यू ने इसको धक्का मारा होता कि खींचा होता। ये प्लस है, सोचो प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है, तो इसने आकर्षित किया होता कि प्रतिकर्षित। तो आंसर है प्लस माइनस विपरीत प्रकृति के हैं, तो आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित किया होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाती। तो अगर ये प्लस क्यू के स्थान पर माइनस क्यू होगा, तो फॉर्मूले में तो ये माइनस क्यू आएगा, लेकिन अगर परिमाण के साथ साथ ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन दिशा, अब E की दिशा बोलो किधर की ओर होगी बेटा, PA की ओर होगी। किधर होगी, PA की ओर होगी। ओके, अब आपको इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हमने जैसे अभी वैद्युत बल में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है ना, तो एक हिसाब से समझ लीजिए उसी का फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुल आवेश, वहां भी कैसे आवेश के कारण पढ़ रहे थे, बहुल, बहुत सारे आवेश के कारण, बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर से कह लो वही अध्यारोपण का सिद्धांत है। पूरा आप डेरिवेशन देखेंगे डिट्टो सेम है, बस क्यू नॉट जो वहां पे
था वहां पे क्यू नॉट के प्लेस पे यहां पे उसका मान 1 ले लेंगे, इतना सा फर्क पड़ेगा। फिर से वही डायग्राम आप समझने की कोशिश करें, आपको लगेगा कि उसी का रिवीजन चल रहा है। तो एक बेनिफिट है, तुरंत का तुरंत आपका रिवीजन हो गया। तो यहां पे Q1 है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है। ऐसे ही दूसरा आवेश कुछ Q2 है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। ऐसे ही कोई आवेश Q3 है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R3 है। अब देखिएगा ऐसे डॉट 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 कोई nवां आवेश होगा, Qn है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश Rn वेक्टर है। अब सोचिए कि कोई Q नॉट आवेश यहां रख देते हैं। चलिए Q नॉट Q3 डॉट 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 Qn के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस बिंदु पर? ये बहुत सारे आवेश त्रिविमीय निर्देश तंत्र में रखे हैं और इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो फिर से वही बात, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो ऐसे महसूस करिए कि यहां पे Q नॉट आवेश रखा है। अब Q1 ने Q नॉट पर बल लगाया होगा, उसे हम एकांक आवेश पर लगाया तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। तो E01 इस दूरी को स्थिति सदिश को R01 कह दिया। ऐसे ही Q2 ने इस पर बल लगाया होगा, इस आवेश पर, उसको हम E02। ऐसे ही Q3 ने इस पर लगाया होगा, अच्छा इस दूरी को R02 कह दिया, इस दूरी को R03 कह दिया। डायग्राम सेम जैसा ही है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे इसको आप वहां बना दीजिए चाहे उसको यहां बना दीजिए, सेम ही है। अब इसको Q3 यहां पे Qn को ले लीजिए। अब Qn इस पे जो बल लगाएगा उसको हम कहेंगे E0n, और ये दूरी क्या कहलाएगी बेटा? R0n वेक्टर। ये हो गया। फिर से अब हम इसी बिंदु को नाम दे देते हैं P O। अब ऐसे भाषा क्या लिखोगे? अभी पहले परिभाषा बोलते हैं, परिभाषा थोड़ा सा जब एक स्टेप लिख देंगे तब बोलेंगे, लेकिन भाषा इसकी स्टार्ट कैसे करेंगे? माना कोई त्रिविमीय निर्देश तंत्र है जहां Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश रखे हैं, जिनकी मूल बिंदु के सापेक्ष दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। अब माना किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। ये इसकी भाषा हो गई। अब अभी देखिएगा, इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, E परिणामी। किस पर ज्ञात करना है? P पर। तो आप इसको EP भी लिख सकते हो। यहां P माने परिणामी नहीं होता है, रिजल्टेंट होता है इंग्लिश में परिणामी, लेकिन P पॉइंट पे ज्ञात करना चाहते हो तो EP लिख सकते हो। तो EP भी वही होगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो ये सभी वैद्युत क्षेत्र का सदिश योग होगा E0n। फिर से समझने की कोशिश करिए। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। फिर से, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। ओके, तो अब इसको आप लिखना जानते हैं। फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही K
इंटू स्रोत आवेश। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, देखो स्रोत आवेश बोलने से यहां P पॉइंट पे तो कोई आवेश है नहीं, इसने इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र पैदा किया, तो अभी स्रोत आवेश कौन है, Q1, और इसकी दूरी क्या है, R01 का स्क्वायर, R01 का कैप। ऐसे ही 1/4πε0 2 पे E02 में स्रोत आवेश कौन है, Q2 ने पैदा किया है, तो Q2/R02 का स्क्वायर, R02 का कैप, प्लस डॉट 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 1/4πε0 Q1 R0n का स्क्वायर, R0n का कैप। वहां पे बस क्या Q1 के साथ Q0 भी लग जाएगा, Q2 के साथ Q0 लग जाता था, वो था वैद्युत बल। अभी उस वैद्युत क्षेत्र में क्या अंतर आया, परीक्षण आवेश का मान 1 ले लिया है तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया है। तो इसीलिए हमने परिभाषा में बोला था कि वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र एक ही है, बस वैद्युत क्षेत्र एक परीक्षण आवेश जिसका मान 1 होगा उस पर लगेगा, और वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगेगा। तो 1/4πε0 कॉमन ले लिया, Q1 R01 स्क्वायर। अब एकांक सदिश का फॉर्मूला लगा दीजिए कि दिया गया सदिश बटे उस सदिश का परिमाण, तो दिया गया सदिश बटे उस सदिश का परिमाण प्लस Q2 R02 का स्क्वायर, R02 वेक्टर दिया गया सदिश R02 का परिमाण, डॉट 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 Qn/R0n का स्क्वायर, R0n का वेक्टर, R0n का परिमाण। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/4πε0 Q1 R01 का वेक्टर अपॉन R01 का क्यूब, Q2 R02 का क्यूब, R02 डॉट 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 Qn R0n का क्यूब, R0n वेक्टर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहते हैं हम लोग, तो E नेट क्या हो जाएगा शॉर्ट में, 1/4πε0 सिग्मा I गोइंग फ्रॉम 1 to n QI अपॉन R0I का परिमाण का क्यूब, R0I का वेक्टर। ये इसका शॉर्टकट हो गया। ओके, अब इसमें आप एकदम देख सकते हैं कि जैसे वहां था, बस इस फॉर्मूले में Q0 एक कॉमन आ गया था। तो वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने बहुत अच्छे से आज सीखा है। अगर इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं कमेंट में। ओके, थैंक यू।